अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग। बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं केमिकल नेचर ऑफ डीएनए। इस टॉपिक में हमने ये सीखना है कि जो डीएनए है ये किन यूनिट से मिलके बनता है, डीएनए में कौन कौन से केमिकल्स पाए जाते हैं और वो केमिकल्स किस तरतीब में होते हैं और डीएनए कैसे बनता है, हमने ये सीखना है। हम डीएनए की थोड़ी सी हिस्ट्री भी पढ़ेंगे कि डीएनए कब और किसने डिस्कवर किया। हम डीएनए के बिल्डिंग ब्लॉक्स के बारे में भी बात करेंगे और हम बच्चों डीएनए के अंदर पाई जाने वाली तमाम नाइट्रोजनस बेसिस के ऊपर भी बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सो बच्चों, केमिकल नेचर ऑफ डीएनए, इसमें आप क्या बताएंगे, डीएनए किन केमिकल्स से मिलकर बनता है। सबसे पहले तो आप देखें कि डीएनए की जो हिस्ट्री है, डीएनए को कब किसने डिस्कवर किया। डिस्कवर्ड बाय अ जर्मन केमिस्ट, जर्मनी का एक केमिस्ट था हुज नेम फ्रेडरिक मिशर। फ्रेडरिक मिशर ने डीएनए को डिस्कवर किया। कब किया? 1869 में। बच्चों, यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात देखिए, डीएनए डिस्कवर कब हुआ था? 1869 में। क्रोमोसोम कब डिस्कवर हुआ? 1882 में। तो कंफ्यूजन आपके जहन में आ सकती है कि क्रोमोसोम बाद में डिस्कवर हुआ, डीएनए उससे पहले। आप कहेंगे सर जी, डीएनए तो एक मॉलिक्यूल है जबकि क्रोमोसोम तो एक स्ट्रक्चर है, तो स्ट्रक्चर बड़ा होता है, क्रोमोसोम को पहले डिस्कवर हो जाना चाहिए था, लेकिन क्रोमोसोम बाद में क्यों डिस्कवर हुआ? तो इसका आंसर बच्चों ये है कि क्रोमोसोम हर सेल में दिखाई नहीं देता। क्रोमोसोम सिर्फ किस सेल में दिखाई देता है? डिवाइडिंग सेल में। जबकि बच्चों आपको पता है कि डीएनए जो है ये हर सेल में आपको दिखाई दे सकता है, नॉन डिवाइडिंग सेल में स्पेशली। तो इसलिए जो अर्ली रिसर्च थी साइंसदानों की, वो उन्होंने नॉन डिवाइडिंग सेल के ऊपर ही की थी। तो इसलिए जब नॉन डिवाइडिंग सेल के ऊपर रिसर्च एक साइंटिस्ट कर रहा था जिसका नाम था फ्रेडरिक मिशर, 1869 में इसने डिस्कवर कर लिया डीएनए। कहाँ से डिस्कवर किया? इसने एक वाइट रंग की सब्सटेंस निकाली फ्रॉम, उसको नाम इसने दिया न्यूक्लियन। जो सब्सटेंस इसने दरियाफ्त की बच्चों, उसको इसने नाम दिया न्यूक्लियन। अब ये मैंने एक सेल बनाया है, इस सेल का न्यूक्लियस जो है ना, इसके न्यूक्लियस के अंदर इसको कुछ केमिकल्स दिखाई दिए, इसने उनको नाम दे दिया न्यूक्लियन। बच्चों कौन सा सेल है ये है बच्चों पस का सेल। पस का जो सेल होता है ना, पस क्या होती है? पीप। जो जख्म फोड़ा निकल आता है उसके अंदर जो वाइट रंग की पस आ जाती है, पीप आ जाती है, उसके सेल जिसने लिए। यहाँ पे भी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि इसने वो पस के सेल कहाँ से लिया। इसके घर के करीब एक हॉस्पिटल था, इसने वहाँ पे मरीजों की जो बैंडेज होती है ना, वो बैंडेज ली, उस बैंडेज के ऊपर पस लगी हुई थी, इसने उस पस को भी माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व किया। अब पस के जो न्यूक्लियस थे, उस न्यूक्लियस में इसको क्या मिला? न्यूक्लियन। उसको नाम जब इसने दिया, इसने कहा दिस इज न्यूक्लियन बिकॉज प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में मौजूदगी की वजह से न्यूक्लियन नाम दे दिया। अच्छा बच्चों, बाद के अंदर इसी चीज़ का नाम रखा गया न्यूक्लिक एसिड। जिस चीज़ को फ्रेडरिक मिशर ने न्यूक्लियन नाम दिया था, लेटर ऑन इट इज़ नेम्ड एज न्यूक्लिक एसिड। जो फ्रेडरिक मिशर था, इसने ह्यूमन पस सेल में से और जो फिश का स्पर्म होता है ना, दो चीज़ों से इसने न्यूक्लियन को डिस्कवर किया था, फिश का स्पर्म और ह्यूमन पस का सेल। अच्छा तो बच्चों नाम दे दिया गया इसको न्यूक्लिक एसिड। वाई? इसलिए क्योंकि ये चीज़ कहाँ से मिली थी? न्यूक्लियस से, इसलिए इसको न्यूक्लियक कहा गया। और इसकी नेचर कैसी थी? एसिडिक नेचर। तो दो चीज़ों की वजह से, एसिडिक नेचर की वजह से और न्यूक्लिक एसिड की न्यूक्लियस में से डिस्कवरी की वजह से इट इज़ नेम्ड एज न्यूक्लिक एसिड। अच्छा तो बच्चों, न्यूक्लिक एसिड को आप डीएनए भी बोलते हो, क्योंकि डीएनए का पूरा नेम होता है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। क्या नाम होता है डीएनए का? डीऑक्सीराइबो, फिर न्यूक्लिक एसिड, यानी डीएनए एक न्यूक्लिक एसिड है। इसी तरह से बच्चों आरएनए भी न्यूक्लिक एसिड है, बिकॉज आरएनए का नेम होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज न्यूक्लिक एसिड, यू हैव टू सेड आरएनए एंड डीएनए इज कॉल्ड न्यूक्लिक एसिड। अच्छा तो बच्चों नेक्स्ट जो इसके ऊपर कोई ख़ास काम नहीं हुआ न्यूक्लिक एसिड के ऊपर, काफ़ी देर बाद, बहुत सालों बाद, एक साइंटिस्ट जिसका नेम है P.A.
लेविन, ये बायोकेमिस्ट है, बायोकेमिस्ट्री पढ़ने वाला है ये। अब इसने डीएनए की केमिकल नेचर बताई। जो फ्रेडरिक मिशर था उसने डीएनए को सिर्फ डिस्कवर किया था, उसको ये नहीं था पता कि डीएनए क्या करता है, डीएनए का रोल क्या है, और डीएनए जो है इसका स्ट्रक्चर क्या है, और डीएनए की कंपोजिशन क्या है, उसको ज़्यादा पता नहीं था, उसने सिर्फ डिस्कवर किया। और फिर P.A. लेविन ने 1920 में, ये बच्चों कब की बात है, 1920 की बात है, कितने साल गुजरने के बाद, 51 ईयर्स, आफ्टर 51 ईयर, तो इतना अरसा गुजर गया, फिर डीएनए की याद आई साइंसदानों को। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि जब इसने फ्रेडरिक मिशर ने डीएनए डिस्कवर कर लिया था, उस वक्त साइंसदानों को ज़्यादा आइडिया नहीं था कि डीएनए इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ होगी। वो समझे कोई आम सा केमिकल है, इसलिए उन्होंने इसके ऊपर रिसर्च की ही नहीं। फिर मेंडल का वर्क रीडिस्कवर हुआ 1900 के अंदर, मेंडल वर्क रीडिस्कवर हुआ, साइंसदानों को क्रोमोसोम का पता चला, फिर उन्होंने डीएनए पे रिसर्च की। तो 1920 में उन्होंने डीएनए के ऊपर बहुत ज़्यादा रिसर्च की। एक साइंटिस्ट जिसका नेम है P.A. लेविन, इसने बताया कि डीएनए जो है, इसके केमिकल नेचर जो है, डीएनए इज मेड अप ऑफ 3 सब्सटेंसेस। डीएनए में 3 चीज़ें पाई जाती है, उन तीनों चीज़ों के क्या नेम है? डीएनए का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसमें एक फॉस्फेट ग्रुप होता है, दैट इज PO4, और ये जो PO4 है, इट इज डिराइव्ड फ्रॉम H3PO4। दिस PO4 विच इज प्रेजेंट इन डीएनए इज डिराइव्ड फ्रॉम फास्फोरिक एसिड। H3PO4 क्या है? इट इज फास्फोरिक एसिड। फिर बच्चों डीएनए के अंदर जो दूसरी चीज़ पाई जाती है वो है 5 कार्बन शुगर, एक 5 कार्बन वाली शुगर, दैट इज कॉल्ड डीऑक्सीराइबोस। इसको आप बोलते हो, जो डीएनए में पाई जाती है उसको बोलते हो डीऑक्सीराइबोस शुगर, इट इज़ अ 5 कार्बन शुगर। और जो तीसरी चीज़ डीएनए में पाई जाती है वो है बच्चों नाइट्रोजन कंटेनिंग बेसिस। कुछ ऐसे केमिकल जो कि बेसिस हैं और नाइट्रोजन कंटेनिंग है, उनके ऊपर क्या होता है, उनके अंदर नाइट्रोजन होती है। अब ये 2 किस्म के होते हैं, दे आर प्योरीन्स एंड पायरीमेडीन्स, प्योरीन्स एंड पायरीमेडीन्स। अब प्योरीन्स क्या है? हम कहते हैं प्योरीन्स वो वाली नाइट्रोजनस बेसिस है जिनके कितने रिंग होते हैं बच्चों, जिनके डबल रिंग होते हैं, जबकि पायरीमेडीन के सिंगल रिंग होते हैं, ये एक रिंग वाली होती है। अब डबल रिंग क्या है ये भी मैं आपको बताता हूँ। जैसे बच्चों ये आप एक नाइट्रोजनस बेस देख रहे हो, इसके कितने रिंग है? 2 रिंग है। एक ये भी नाइट्रोजनस बेस है, इसके कितने रिंग है? 1 रिंग है। ये ऊपर वाली प्योरीन है और ये वाली पायरीमेडीन है। तो डीएनए के अंदर जो नाइट्रोजनस बेसिस पाई जाती है, आपको उनके नाम तो आते ही होंगे पिछली क्लासेस में, एडेनिन, गुआनिन, थाइमीन, साइटोसिन। सो बच्चों जो एडेनिन और गुआनिन है ना, 2 चीज़ें, एडेनिन जिसको आप A से शो करते हो और गुआनिन जिसको आप G से शो करते हो, ये दोनों डबल रिंग वाली होती है, लाइक दीज एडेनिन एंड दिस इज गुआनिन। सो दीज आर डबल रिंग, दैट इज व्हाई दे आर प्योरीन्स। जबकि पायरीमेडीन जो है ये सिंगल रिंग वाली होती है और इनके बच्चों नेम होते हैं साइटोसिन यानी C, थाइमीन यानी कि T। डीएनए में यही 2 पाई जाती है, या साइटोसिन या थाइमीन। एक बच्चों आरएनए में पाई जाती है एक बेस जो कि डिफरेंट है, यू रिमेंबर, यूरासिल, यूरासिल यानी U। ये तीनों पायरीमेडीन कहलाती है बिकॉज दे आर सिंगल रिंग्ड, एक रिंग की बनी हुई होती है। तो बच्चों ये बात हो गई डीएनए के अंदर पाई जाने वाली चीज़ों की। अब डीएनए के अंदर पाई जाने वाली ये चीज़ें डीएनए कैसे बनाती है, लेट्स सी। तो बच्चों मैंने लिखा है न्यूक्लियोटाइड्स। डीएनए में क्या पाए जाते हैं? न्यूक्लियोटाइड। दीज आर बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड के बिल्डिंग ब्लॉक को आप कहते हैं न्यूक्लियोटाइड। क्या कहते हैं? न्यूक्लियोटाइड। इट इज बिल्डिंग ब्लॉक। जैसे प्रोटीन के बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं अमाइनो एसिड, जैसे कार्बोहाइड्रेट के बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं सिंपल शुगर, जैसे किसी वॉल के बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं उसके अंदर पाई जाने वाले ब्रिक्स यानी ईंटें, ऐसे ही डीएनए के बिल्डिंग ब्लॉक को आप कहते हैं न्यूक्लियोटाइड।
यानी कि बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड जुड़ते हैं और एक लंबी चेन बना देते हैं। अगर 2 न्यूक्लियोटाइड जुड़ेंगे दैट स्ट्रक्चर विल बी डाई न्यूक्लियोटाइड, 3 जुड़ेंगे ट्राई न्यूक्लियोटाइड, 4 जुड़ेंगे टेट्रा न्यूक्लियोटाइड, बहुत सारे जुड़ेंगे polynucleotide. So DNA is polynucleotide made up of thousands and even millions of nucleotide in a linear chain. अच्छा तो बच्चों न्यूक्लियोटाइड जो है ये क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड बिल्डिंग ब्लॉक है, 3 चीज़ों से मिलकर बनता है न्यूक्लियोटाइड। यही इन 3 चीज़ों जो हमने पीछे पढ़ी है। हर न्यूक्लियोटाइड में बच्चों एक चीज़ होती है फॉस्फेट की शुगर, एक फॉस्फेट ग्रुप होता है सॉरी, दूसरा शुगर होती है यानी कि 5 कार्बन वाली राइबोस शुगर, और तीसरे नंबर पे नाइट्रोजनस बेस होती है। 3 चीज़ें पाई जाती है न्यूक्लियोटाइड में। सबसे पहले तो आप राइबोस शुगर का स्ट्रक्चर देखिए। जो डीएनए में शुगर पाई जाती है दैट इज डीऑक्सीराइबोस, और जो आरएनए में पाई जाती है दैट इज राइबोस। अब ये मैंने एक शुगर बनाई है, ये कौन सी शुगर है अभी देखते हैं इसको। बच्चे ये शुगर जो है ये रिंग कितने कार्बन वाला है? रिंग जो है इसमें टोटल 4 कार्बन है। वैसे रिंग 5 कॉर्नर वाला रिंग है, उसके एक कॉर्नर पे बच्चों ऑक्सीजन है। अच्छा तो ज़रा देखिए, ये बच्चों रिंग है आपके पास, इस रिंग के इस जगह पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे मैंने कुछ नहीं लिखा, इट मीन्स यहाँ पे कार्बन है, तो ये कार्बन नंबर 1 आपका हो गया। यहाँ पे कुछ नहीं लिखा, इस कॉर्नर पे कार्बन नंबर 2 हो गया, इस कॉर्नर पे कार्बन नंबर 3 एंड कार्बन नंबर 4। अब कार्बन 5 किधर है? कार्बन 5 बच्चों ये है बाहर, ठीक है। कितने कार्बन हो गए? 1 2 3 4 5। बीच में यहाँ पे ऑक्सीजन मौजूद है। अच्छा अब कार्बन 1 पे मौजूद है OH H, कार्बन 2 पे भी है HOH, 3 पे भी है HOH, 4 पे H है। कार्बन के 4 बॉन्ड आपने पूरे करने हैं, कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे करने। देखिए यहाँ पे 4 बॉन्ड पूरे हो गए, एक ऑक्सीजन से, एक इस वाले कार्बन से, एक H से, एक OH से, 4 बॉन्ड पूरे। यहाँ पे भी 4 पूरे, यहाँ पे भी 4 पूरे, यहाँ पे एक इस कार्बन से बॉन्ड है, यहाँ पे जो कॉर्नर पे जो कार्बन है, सपोज यहाँ पे एक कार्बन हम बना लेते हैं बच्चों, ये हो गया कार्बन, एक बॉन्ड उसका ऑक्सीजन से, 2 हो गए, यानी 2 उसके रिंग के बॉन्ड, एक H से, और जो चौथा बॉन्ड है, वो जो 4th बॉन्ड है वो इस 5th कार्बन के साथ है। अब जो 5th कार्बन है उसके साथ बच्चों उसके भी अपने 4 बॉन्ड पूरे करने हैं, H एंड OH। अब आपके पास ये जो शुगर है इट इज़ 5 कार्बन शुगर और इसका नेम है राइबोस। ये कौन सी है बच्चों? राइबोस। और किस में पाई जाती है? ये पाई जाती है बच्चों ओनली RNA में। किसमें? RNA में। अच्छा तो बच्चों ये भी एक शुगर है, फिलहाल इसका फॉर्मूला सेम है, जैसे मैंने इसका लिखा है वैसे इसका लिखा है, नो चेंज, HOH 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 H। अगर आप यहाँ से O हटा दें, किस कार्बन से? सेकंड कार्बन से आप O हटा दें, अब ये क्या बन गया? एक ऑक्सीजन कम है ना, ऑक्सीजन के रिमूव करने को आप कहते हैं डीऑक्सी, ऑक्सीजन के रिमूव करने को डीऑक्सी। सो नाउ इट इज डीऑक्सी राइबोस। क्या बन गई? डीऑक्सी राइबोस। ये पाई जाती है डीएनए में और ये पाई जाती है आरएनए में। सो डीऑक्सी राइबोस इज प्रेजेंट इन डीएनए। आपको फर्क समझ आ गया? डीऑक्सी राइबोस प्रेजेंट इन डीएनए एंड राइबोस इज प्रेजेंट इन आरएनए। इसको ऑक्सी राइबोस भी कह सकते हैं या अकेला राइबोस भी कह सकते हैं। अच्छा तो बच्चों इसके बाद हम आते हैं जी नाइट्रोजनस बेसिस की तरफ। डीएनए के अंदर जो नाइट्रोजनस बेसिस पाई जाती है 4 किस्म की होती है। एक डीएनए में पाई जाती है एडेनिन, ये है गुआनिन, और ये है यूरासाइटोसिन, और ये है थाइमिन। ये 4 डीएनए में पाई जाती है। ऊपर वाली दोनों प्योरीन्स हैं बिकॉज दे आर डबल रिंग। अब इसमें देखिए रिंग जो है उसके कितने कॉर्नर है बच्चों? यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। ये मैंने लिखा है रिंग का कॉर्नर नंबर 1, कॉर्नर नंबर 2, कॉर्नर नंबर 3, 4, 5, 6। इट इज़ लाइक अ बेंजीन रिंग। 6 कॉर्नर वाला रिंग है, लेकिन इसके 1 पे और 3 पे नाइट्रोजन है। ठीक है बच्चों, और एक यहाँ पे अमाइनो ग्रुप अटैच है 6 पोजीशन के ऊपर।
अब 6 कॉर्नर वाला ये रिंग है और ये रिंग जो है ये 5 कॉर्नर वाला है, इस पे 7 और ये 8 वाला कॉर्नर, ये 9। तो टोटल 2 रिंग है, एक रिंग में 5 कॉर्नर है, उसके साथ वाले में 4 है। बच्चों ऐसे है कि लाइक इट इज़ अ बेंजीन रिंग, एक बेंजीन रिंग जैसा 6 कॉर्नर है, उसके साथ बच्चों 5 कॉर्नर वाला ऐसे है, 6 कॉर्नर 5 कार्बन, डबल रिंग बन गया। अब इसके अंदर नाइट्रोजन भी आपको नजर आ रहे हैं, जैसे पोजीशन नंबर 1, पोजीशन नंबर 3, 7, 9। अच्छा तो बच्चों ये एडेनिन एंड गुआनिन दे आर डबल रिंग्ड नाइट्रोजनस बेसिस नोन एज प्योरीन्स। अब ये जो नीचे वाले आप देख रहे हो साइटोसिन, यूरासिल एंड थाइमीन, अब इनमें आप देखें एक एक रिंग है और टोटल रिंग के 6 कॉर्नर है, 6 कॉर्नर है। अब इनमें से जो यूरासिल है इट इज़ ओनली प्रेजेंट इन आरएनए, जबकि थाइमीन ओनली प्रेजेंट इन डीएनए, और बाकी ये जो साइटोसिन है इट इज़ प्रेजेंट बोथ इन डीएनए एंड आरएनए। अब तीसरे कंपोनेंट की तरफ आते हैं। थर्ड जो कंपोनेंट है उसका नेम है फॉस्फोरिक एसिड, और ये है बच्चों फॉस्फोरिक एसिड, इट इज़ फॉस्फोरिक एसिड। एंड फॉस्फोरिक एसिड का फॉर्मूला क्या है, H3PO4। इसका कंप्लीट जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है दैट इज H3PO4। लाइक यू आर लुकिंग एट POO एंड इस कार्बन पे भी O, तो टोटल 4 ऑक्सीजन, देन हाइड्रोजन एंड यहाँ पे भी हाइड्रोजन। तो कितने हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 4 ऑक्सीजन एंड PO4 और साथ H3PO4 यानी फॉस्फोरिक एसिड। अच्छा तो बच्चों अब फॉस्फोरिक एसिड के आप दोनों साइडों पे क्या देख रहे हो, OH। ये मैंने आपको जो डीएनए के अंदर पाए जाने वाले कंपोनेंट्स है उनका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया। अब देखते हैं कि न्यूक्लियोटाइड कैसे बनता है। न्यूक्लियोटाइड में तीनों चीज़ें मौजूद होती है, कौन कौन सी, नाइट्रोजनस बेस भी और ये जो डीऑक्सीराइबोस शुगर है ये भी, और तीसरी चीज़ फॉस्फोरिक एसिड या फॉस्फेट ग्रुप भी इसको बोलते हो, ये होता है। अब देखें ये बच्चों है एक डीऑक्सीराइबोस शुगर। डीऑक्सीराइबोस का मतलब ये है कि इसके यहाँ पे कार्बन सेकंड पे सिर्फ मौजूद है हाइड्रोजन, ठीक है बच्चों, और फिर यहाँ पे इसके क्या मौजूद है, यहाँ पे आपको पता है यहाँ पे OH मौजूद है और H, कार्बन 1, 2, 3, 4 और ये 5th कार्बन है। 5th कार्बन के साथ एक मौजूद है OH जिसको मैंने थोड़ा सा डिफरेंट कलर दिया है OH। अब ये सामने से क्या आया, इसके ऊपर से एक चीज़ आ रही है वो है फॉस्फोरिक एसिड दैट इज H3PO4। अब उसका भी OH है, इसका भी OH है। बॉन्ड बनने के लिए आपको यही चीज़ चाहिए होते हैं हाइड्रोक्सिल। अब दोनों हाइड्रोक्सिल ग्रुप आमने सामने आए, क्या होगा, यहाँ से H रिमूव हो जाएगा और यहाँ से OH रिमूव हो गया। क्या चीज़ रिमूव हुई, वाटर। तो यहाँ से वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज हुआ, ठीक है बच्चों। हम यहाँ से इन दोनों को अब रिमूव कर देते हैं क्योंकि H2O निकल आया। अब बाकी क्या बन गया, बाकी बॉन्ड बन गया ऑक्सीजन और कार्बन के दरमियान। सो देखिए क्या बॉन्ड बना है, फॉस्फेट के और ऑक्सीजन के दरमियान। जो फॉस्फोरिक एसिड का ऑक्सीजन था उसने 5th कार्बन के साथ बॉन्ड बना लिया, बाकी 5th कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन अभी भी मौजूद है। इस पूरे को आप यूं लिख देते हो कभी कभी ऐसे करके, ऐसे आपने बनाया डीऑक्सीराइबोस शुगर, यहाँ पे ड्रॉ किया 5th कार्बन और साथ बना दिया PO4, यानी कि जो PO4 है ये हमेशा किस कार्बन के साथ अटैच होता है, 5 कार्बन के साथ। किससे, 5 कार्बन के साथ। या ये 3 कार्बन से भी अटैच हो सकता है। क्यों अटैच हो सकता है वो अब बच्चों देख रहे हो कि 3 कार्बन के साथ भी एक OH मौजूद है, ठीक है। ये 3rd कार्बन के साथ क्या है, एक OH है। अच्छा पहले एक न्यूक्लियोटाइड बना लेते हैं। अभी ये 2 चीज़ें बनी है, आपने फॉस्फोरिक एसिड को अटैच करवा दिया है किससे, शुगर से। यहाँ पे एक OH मौजूद है, ये OH बच्चों बॉन्ड बना सकता है भला किससे, बेस से। तो यहाँ पे बेस भी अटैच हो सकती है, लाइक इट इज़ अ बेस, और ये बेस कोई भी समझ लीजिए अभी फ़िलहाल आप इसको समझ लीजिए, ये है साइटोसिन। क्या बेस है, साइटोसिन। अब ये एक न्यूक्लियोटाइड बन गया, तीनों चीज़ें इसमें आ गई है, फॉस्फेट ग्रुप भी है, शुगर भी है,
और नाइट्रोजनस बेस भी है, यानी कि यू आपके पास शुगर है, फॉस्फेट ग्रुप है, यहाँ पे आपके पास C जुड़ गया। तो जो नाइट्रोजनस बेस है ऑलवेज अटैच टू कार्बन नंबर 1 इन न्यूक्लियोटाइड। ये एमसीक्यूज में अक्सर आपसे पूछा जा सकता है कि नाइट्रोजनस बेस ने अटैच होना होता है कार्बन 1 के साथ, और जो फॉस्फेट ग्रुप होता है दैट इज गोइंग टू अटैच और कार्बन नंबर 5 और कार्बन नंबर 3। अब आपके पास बच्चों एक न्यूक्लियोटाइड बन चुका है जिसके 5th कार्बन पे फॉस्फेट ग्रुप अटैच है और 3rd कार्बन पे उसका एक फ्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद है। अब ये एक और फॉस्फेट ग्रुप मैंने ड्रॉ किया है, दिस इज फॉस्फेट ग्रुप। अब देख रहे हैं H3PO4 है, लेकिन यहाँ पे एक H कम मैंने बनाया। वो H कम इसलिए है क्योंकि ये एक एसिड है और एसिड जो है वो अपना प्रोटॉन इजीली डोनेट कर देता है, तो इसका प्रोटॉन निकल चुका है इसलिए इस पर नेगेटिव चार्ज है। अब बच्चों ये फॉस्फेट ग्रुप है, ये सेकंड न्यूक्लियोटाइड है। सेकंड न्यूक्लियोटाइड का भी ये कंप्लीट नहीं बना, उसके साथ एक बेस अटैच है दैट इज गुआनिन कार्बन नंबर 1 के ऊपर, और कार्बन 5 के ऊपर उसके अगेन मौजूद है OH ग्रुप। अब आपको पता ही है रिएक्शन कैसे होगा। देखिए दोनों साइडों से, दोनों तरफ से ये फॉस्फेट ग्रुप एक तरफ से लिंक करेगा फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड के 3rd कार्बन से, ये 3rd कार्बन, और दूसरी तरफ से जो सेकंड न्यूक्लियोटाइड है उसके 5th कार्बन के साथ। तो कैसे लिंक करेगा, देखें ये H2 हो गया और यहाँ से भी H2O रिमूव हो गया। तो अब हम रिमूव कर देते हैं H2O को, ये H2O सारा निकल गया, ठीक है बच्चों, और यहाँ से भी H2O सारा रिमूव हो गया। अब इनका बॉन्ड आपस में बन जाएगा, जो नया बॉन्ड बना वो ये है। तो देखिए बॉन्ड क्या है, अब बॉन्ड है POC बॉन्ड, इधर से भी COP इसको पढ़ेंगे और इधर से भी POC बॉन्ड। 3rd और 5 कार्बन को लिंक कर दिया फॉस्फेट ग्रुप ने, इसलिए इस बॉन्ड को आप बोलते हो फॉस्फोडाईईस्टर बॉन्ड। ये जो ऑक्सीजन वाला बॉन्ड है इस बॉन्ड को आप बोलते हो ईस्टर बॉन्ड। उधर से भी ईस्टर है, इधर से भी ईस्टर है, POC एंड देन POC। फॉस्फोडाईईस्टर बॉन्ड इज अ बॉन्ड विच लिंक्स टू न्यूक्लियोटाइड इज कॉल्ड फॉस्फोडाईईस्टर बॉन्ड। अब बच्चों देखें ये जो सेकंड न्यूक्लियोटाइड है इसके एंड पे फिर से क्या मौजूद है, OH। अब ये OH 3rd न्यूक्लियोटाइड के साथ जुड़ सकता है, 3rd न्यूक्लियोटाइड अगेन आएगा, उसके टॉप पे क्या होगा, फॉस्फेट ग्रुप, और वो फॉस्फेट ग्रुप इस OH से बॉन्ड बना सकता है, वाटर रिमूव होगा, डिहाइड्रेशन का रिएक्शन होगा और यूँ न्यूक्लियोटाइड जुड़ते जाएंगे। यानी इन शॉर्ट बच्चों आपके पास ये होगा लाइक दिस इज एडिनिन एंड यहाँ पे PO4 है, ये आपके पास बच्चों एक न्यूक्लियोटाइड है, ठीक है। इसके 3rd कार्बन पे मौजूद होगा OH, वो OH अगेन लिंक कर सकता है सेकंड न्यूक्लियोटाइड से। अब ये आपके पास लाइक गुआनिन यहाँ पे अटैच है और ये आपके पास बच्चों सेकंड न्यूक्लियोटाइड है, इसके भी यहाँ पे PO4 मौजूद होगा, ये PO4 ये लिंक किया, अब डाइन्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर बन गया। अब तीसरा जो न्यूक्लियोटाइड है वो भी इसके साथ अटैच हो सकता है क्योंकि इसके एंड पे अगेन क्या मौजूद होगा, OH ग्रुप। तो जो 3rd न्यूक्लियोटाइड है वो भी लिंक कर सकता है PO4 के साथ क्योंकि PO4 के पास एक OH मौजूद होता है। सो यूँ न्यूक्लियोटाइड जुड़ते जाते हैं, एक लंबी चेन बनती जाती है, उस चेन को आप बोलते हो पॉली न्यूक्लियोटाइड। लेकिन जितनी भी लंबी चेन बन जाए उसके हमेशा जो 5 प्राइम एंड होता है, ये एंड कौन सा है, ये 5 कार्बन वाला एंड है, 5 कार्बन, इसको आप लिखते हो 5 प्राइम एंड। और ये जो एंड है जिसके OH मौजूद है इस पे 3rd कार्बन है, 3rd कार्बन पे OH है, इसको आप लिखते हो 3 प्राइम एंड। तो जितनी भी लंबी चेन बन जाए वो पॉली न्यूक्लियोटाइड कहलाती है। उसके एक एंड के ऊपर हमेशा क्या होता है, हमेशा 5 प्राइम फॉस्फेट ग्रुप होता है और फॉस्फेट ग्रुप के पास एक OH फ्री होता है जो कि बॉन्ड बनाने की एबिलिटी रखता है, और दूसरे एंड के ऊपर हमेशा 3 प्राइम के ऊपर एक हाइड्रोक्सिल मौजूद होता है जो कि लिंक करने की एबिलिटी रखता है। सो यू DNA की लंबी चेन बनाता चला जाता है। ये तो बच्चों DNA की एक चेन है।
हम जानते हैं कि डीएनए तो डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल है, तो डीएनए की जब चेन बन जाती है, डीएनए कुछ ऐसा दिखाई देता है आपको। इसमें आप देख रहे हो कि 2 चेन्स हैं और डीएनए की दोनों चेन्स एक दूसरे के एंटी पैरेलल होती है, यानी कि इस चेन, ये जो ब्लू वाली आप देख रहे हो, अगर इसका 5 प्राइम एंड इस तरफ है तो दूसरी तरफ इसका 3 प्राइम एंड होगा। अब जो सेकंड चेन जिसको मैंने ब्लैक कलर से ड्रॉ किया है, अगर उसका इस साइड पे 3 प्राइम एंड है तो दूसरी साइड पे 5 प्राइम एंड ही होगा और यूं डीएनए का मॉलिक्यूल बनता है। यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको एर्वन शरगाफ के बारे में भी बताता जाऊँ। एर्वन शरगाफ ये एक साइंटिस्ट है, इसने ये मालूम किया कि डीएनए के अंदर प्योरीन्स की कंसंट्रेशन हमेशा बराबर होती है पायरीमिडीन्स के। पहले बच्चों इसने ये मालूम किया था कि A इज ऑलवेज इक्वल टू T, एडेनिन इज इक्वल टू थाइमीन। फिर इसने मालूम किया कि गुआनिन इज इक्वल टू साइटोसिन। अब इक्वेशंस की दोनों साइडों को जमा कर दे आप, प्लस करें, A प्लस G इज इक्वल टू T प्लस C। ये किसने डिस्कवर किया था? एर्वन शरगाफ ने। तो आज का लेक्चर हमारा यहीं तक है। हमने डीएनए की केमिकल नेचर पे बात की, हमने फॉस्फोडाइएस्टर के बारे में बात की और हमने डीएनए की थोड़ी सी हिस्ट्री पढ़ी। तो लेक्चर कंप्लीट हुआ। अल्लाह हाफिज़।